हेलो एंड वेलकम टू दिस डेली क्विज क्लास। और आज हम अगेन आई विल बी फोकसिंग ऑन करंट अफेयर बेस्ड क्विज और प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे। तो डेली बेसिस पे आपकी ये जो क्लास है 12 बजे रहती है। द लिंक यू गेट द लिंक हियर। तो जो क्लास का लिंक है इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। इस टेलीग्राम चैनल को डाल के ज्वाइन कर लीजिएगा। मेक श्योर दैट यू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है किस बारे में है। यू हैव दिस 4 ऑप्शंस। क्या ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए है? क्या ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है? क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए, या फिर मीथेन गैस एमिशन को कम करने के बारे में है? केवल मीथेन गैस को, क्योंकि मीथेन भी एक तरह की ग्रीन हाउस गैस ही है, बट स्टिल दीज 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स आर देयर। सो व्हाट शुड बी द आंसर? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है और रिसेंटली चर्चा के अंदर रहा, जो कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से केवल एक ऑप्शन ही है जो आपको यहाँ पे सेट बैठ रहा है, लैंड ओशन स्पीशीज को बचाना क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन से। ठीक है, सो दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे अगर हम बात करें तो ये जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है उसके अंतर्गत यहाँ पे एक ये नया पैक्ट डिसाइड किया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत। और इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अगर आप देखोगे 30/30 ये प्लीज है। इसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पे 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड और इसको प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। ठीक है, तो 30/30 गोल इसको यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके अलावा फिनेंस प्रोवाइड करने की, फंड प्रोवाइड करने की बात है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए। इंडिजीनियस राइट्स जो हैं इनको भी एड्रेस किया गया है कि जब बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट की जा रही है तो वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइबल्स आर देयर, उनके राइट्स को भी एक्नॉलेज किया जाए। दिस टॉपिक इज नॉट ओनली फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट के क्राइटेरिया के रूप में कुछ आपको पूछा जा रहा है। इस पे अगर आप देखोगे रिसेंटली अराउंड yesterday आप देखेंगे in a couple of days there was an article criteria for planet। प्लूटो को लेके चर्चा है। प्लूटो को जिसको प्लेनेट के उससे हटा दिया था, फिर ड्वार्फ प्लेनेट बना दिया था। तो ये पूछ रहा है कि प्लेनेट का जो क्राइटेरिया है उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे मानने चाहिए। इट मस्ट ऑर्बिट ए स्टार, इट मस्ट बी बिग इनफ टू हैव enough gravity to force into a spherical shape, it has cleared the neighborhood around its orbit। क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे होना चाहिए? तो आप देखोगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसके आधार पे ये तीनों ही क्राइटेरिया सही हैं। तो आंसर आपका यू हैव दिस, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि तीनों सही हैं तो ए यहाँ पे सही आंसर जाएगा। कोई भी प्लेनेट है वो स्टार को ऑर्बिट करना चाहिए, जैसे अर्थ है तो वो ऑर्बिट कर रही है सन को। इसकी साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि स्फेरिकल शेप होना चाहिए जैसे अर्थ का है या फिर मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स का होता है। थर्ड है कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है? जो भी पर्टिकुलर ये सेलेस्टियल बॉडी है सो कॉल्ड, जिसको प्लेनेट का क्राइटेरिया हम देना चाह रहे हैं, उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि उसके आसपास में कोई जो दूसरी उसी की साइज़ की बॉडीज़ है वो एग्जिस्ट ना करे। मतलब साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपना नेबरहुड क्लियर कर दे। और इसी क्राइटेरिया पे प्लूटो फिट नहीं बैठता है, इसलिए उसका प्लेनेट स्टेटस हटा दिया गया और उसको ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में आपका रखा गया है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है, लास्ट ईयर भी चर्चा में था। एंड अगेन दिस क्राइटेरिया फॉर प्लेनेट थिंग इज इन न्यूज़। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली अ डिजीज नॉन एज टाश वाज इन न्यूज़। टाश इज बेसिकली ए काइंड ऑफ एक्रोनिम। टाश इम्पैक्ट्स, बहुत ही बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि टाश ये जो चर्चा में था, ये जो एक डिजीज है किस चीज़ को इम्पैक्ट कर रही है? क्या हमारे हार्ट को, लिवर को, किडनी को, ब्रेन को, किस चीज़ को ये इम्पैक्ट करती है? व्हाट शुड बी द आंसर? ये चर्चा में था रिसेंटली जो विनाइल क्लोराइड है, विनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें तो उसकी टॉक्सिसिटी को लेकर चर्चा है। विनाइल क्लोराइड के लिए अगर आपके एक्सपोजर ज़्यादा हैं तो आपको लिवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। इन सम ह्यूज एक्सपोजर्स, इंटेंस एक्सपोजर, वी हैव सीन द केसेस ऑफ लिवर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर के केसेस भी देखे जाते हैं। लेकिन ये जो टाश वाली है ये नॉन मैलिग्नेंट है, मतलब ये कोई घातक बीमारी इस तरह से नहीं होगी। व्हाट दिस टाश थिंग इज देयर, दिस टॉक्सिक एंड एसोसिएटेड स्टेटोहिपेटाइटिस है ना। तो ये एक तरह की लिवर डिजीज है जहाँ पे लिवर को नुकसान पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ दिस विनाइल क्लोराइड टॉक्सिसिटी।
नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है आपका, यूपीएससी प्री 2015 का ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली। कौन यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को पब्लिश करता है? क्या एशियन डेवलपमेंट है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, यूएस का फेडरल रिजर्व है, या फिर वर्ल्ड बैंक है? ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि रिपोर्ट और उन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आंसर जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की तरफ से यहाँ पे ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट लाई जाती है, फाइन। और ट्वाइस ए ईयर ये रिपोर्ट रहती है। जो इमर्जिंग मार्केट है उन पे बेसिक फोकस रहता है। तो इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया पे भी काफ़ी फोकस ये रिपोर्ट डालती है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की और रिपोर्ट्स को भी ध्यान रखिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, इसको हालांकि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बट स्टिल दैट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, सर्विस स्टेट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स है। इसी तरह से आपको IMF है, उसकी भी याद करनी है, कौन कौन सी पब्लिकेशंस वो कर रहा है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये जो डेवलपिंग कंट्री है या गरीब देश है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक जब हम बात करते हैं उसके अंदर दो इंस्टीट्यूशन आते हैं। एक वो इंस्टीट्यूशन है IBRD, जो इंडिया जैसे देशों को, डेवलपिंग देशों को, उनको सहायता दे रहा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। दूसरा जो गरीब देशों को सहायता दे रहा है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात होती है तो ये दोनों तो आएंगे, 3 और इंस्टीट्यूशन ऐड हो जाते हैं और 5 इंस्टीट्यूशन मिलके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। तो क्या ऐड होगा? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये क्या कर रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, तो ये वहाँ पे जो यू हैव दिस, काफ़ी सारे रिस्क होते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है लेकिन वहाँ पे कुछ सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, तो इन्वेस्टमेंट की गारंटी का क्या होगा? तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये मीगा यहाँ पे काम आता है। फिर है डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इंडिया इसकी पार्टी नहीं है, इंडिया इज अ मेंबर हियर, बाकी चारों का यहाँ पे पार्ट है, इसका पार्ट इंडिया नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। Let's move to the another question. This is again from UPSC prelims 2015. When the Reserve Bank of India reduces the SLR, statutory liquidity ratio को अगर 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5% से घटा देता है, ये पूछ रहा है। जब SLR को घटा दिया तो क्या होगा? क्या इंडिया की ग्रोथ ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो जाएगी? क्या फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा पैसा इंडिया में आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर ज्यादा पैसा इंडिया में डालेंगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, क्या जो बैंक हैं वो अपनी जो लैंडिंग रेट है, जिस रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे वो उधार दे रहे हैं, क्या वो कम होगी? इट में ड्रेस्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई को कम कर देगा। तो अगर आपको स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब नहीं पता, यू वॉन्ट बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का क्या मतलब है? लेट अस से कि जो बैंक है, आंसर सी है इसमें। बैंक जो है, मान लीजिए उसका जो NDTL है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, मतलब उसके अंदर जो कुल जमा है, सामान्य शब्दों में ऐसा समझिए, बैंक के पास जो कुल जमा राशि है उसका कुछ परसेंटेज के रूप में बैंक को अपने पास रखना होता है, वो होता है SLR। तो लेट अस से 18% है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक अपने पास रखेगा 100 रुपये में से 18 रुपये, आगे लोन के रूप में नहीं दे सकता है, ये कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदरवाइज जो भी RBI अप्रूव करता है, तो ये अपने पास रखना होता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब 18% ये है, तो 100 में से 18 रुपये रुक गया। अब इसको मैं कम कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे, अब इसको कम करके हमने 0.5 कम करके अब 17.5 कर दिया, ठीक है। तो अब 0.5 रुपी यहाँ पे फ्री हो गया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे फ्री हो गया। ये एक्स्ट्रा पैसा बैंक क्या करेगा? आगे उधार देगा, आगे उधार देगा, पैसा ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये रिड्यूस द लिक्विडिटी, ये तो सही नहीं होगा, क्योंकि मनी सप्लाई तो बढ़ाएगा ना, रिड्यूस थोड़ी करेगा, ये ऑप्शन तो गलत है। हाँ, बैंकों के पास पैसा ज़्यादा अवेलेबल हो गया है, ठीक है, फ्री हो गया है, तो वो सस्ता यहाँ पे लोन दे सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हियर, क्योंकि ये ऊपर वाले दोनों ऑप्शन तो बहुत ही एक्सट्रीम जा रहे हैं। अगर इतना आसान होता GDP ग्रोथ रेट को एकदम से बढ़ा देना तो फिर बहुत आसान हो जाती ना चीज़ें। आपको कोई कहे कि UPSC क्लियर करना है और इसके लिए केवल आपको कुछ नहीं करना, आंसर राइटिंग की भी जरूरत नहीं, केवल NCERT पढ़ जाओ, दैट्स ऑल। ना आपको आंसर राइटिंग की जरूरत है, ना प्रैक्टिस लगाने की जरूरत है, केवल NCERT पढ़ लो, दैट्स ऑल। तो ये कुछ पहला दूसरा ऑप्शन उसी तरह से है, क्योंकि GDP की ग्रोथ रेट बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर हैं, बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों पर डिपेंड करता है। इंडिया में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी कैसी है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसा है, इन्फ्लेशन एटसेट्रा।
जिस तरह से आपका सिलेक्शन केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं हो रहा है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, करंट अफेयर भी करने हैं, है ना, एक राइट डायरेक्शन भी होना चाहिए। सो यू कैन एलिमिनेट दीज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और यूपीएससी में हमेशा इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, दिस विल कम, दिस इज अ काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, एंड दिस एप्टीट्यूड विल कम बाय डूइंग द प्रैक्टिस थिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्प होगी। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा, सेशन का लिंक यहाँ पे मिल जाता है। डेली बेसिस पे क्लास लगभग 12 बजे आपको मिलती है। इसके अलावा जो बच्चे 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन बी द पार्ट ऑफ अनअकैडमीज प्लस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पूरी प्रिपरेशन एक ही जगह आपको मिल रही है। अनलिमिटेड एक्सेस है क्लासेस का, डिजिटल नोट्स आपको मिल रहे हैं, यू हैव दिस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशंस, डाउट क्लियरिंग, सारी चीज़ें एक ही बार फीस आपको देने पे मिल जाती हैं। अभी जो फीस है जीएस और ऑप्शनल दोनों की मिला के केवल 50,000 है। सो यू कैन डेफिनेटली गेट एडवांटेज। यूज द कोड RBLIV टू गेट दिस मैक्सिमम डिस्काउंट्स। आइकॉनिक में कुछ एडेड एडवांटेज है, उसके लिए भी जा सकते हैं। नए बैच 16 फरवरी से स्टार्ट हैं। यू कैन गो फॉर दिस बैच कोर्सेज। ओल्ड राजेंद्र नगर में ऑफलाइन सेंटर पे भी जा सकते हो। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। सो दिस इज ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।